तो सरफेस टेंशन को समझने से पहले कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स हमने समझ लिए थे। इसी से आगे समझेंगे कि कैसे सरफेस टेंशन जनरेट होता है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम दो मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पर और एक यहाँ लिक्विड के अंदर। वन वेल इनसाइड द लिक्विड एंड अदर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये जो अंदर है ये मॉलिक्यूल चारों ओर से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये इसके चारों ओर एक ही जैसे मॉलिक्यूल है, एक ही जैसे मॉलिक्यूल है। यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल पर ये वाला मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, ये वाला 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 लगा रहा है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल इसके चारों ओर हैं वो सभी एक जैसा फोर्स लगाएंगे। तो इस वाले मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि एक ही जैसे मॉलिक्यूल है ना, कोहेसिव फोर्स। और ये जो आप देख रहे हैं, देखने में तो ये सर्किल है लेकिन एक्चुअली 3D में सोचिए तो इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इन सारे मॉलिक्यूल को मिला लेंगे तो एक स्फीयर बनेगा। और इस स्फीयर को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, लेट मी नंबर इट 1 और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो ये है 2। मॉलिक्यूल नंबर 1 पे नेट फोर्स 0 है, अभी यही समझाया मैंने। मॉलिक्यूल 1 पे नेट फोर्स 0 है और 2 वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसमें, ठीक है, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, इस तरह से। और इन सबको अगर हम मिला लें, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल है वो नीचे की साइड में आप देखेंगे एक जैसे मॉलिक्यूल है। मेरी बात पर गौर करना, यहाँ पे नीचे एक जैसे मॉलिक्यूल है जबकि इसके चारों ओर एक जैसे मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल 1 पे नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल 1 इज 0। मॉलिक्यूल 1 पर नेट फोर्स क्या है? 0। लेकिन जो मॉलिक्यूल 2 पर नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल 2 इज नॉट 0। आप समझ सकते हैं ये वाला जो मॉलिक्यूल है 2 नंबर वाला, ठीक है, ये 2 नंबर वाला मॉलिक्यूल, इस पर नीचे जो मॉलिक्यूल है वो एक जैसे हैं, यानी कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऊपर हवा के मॉलिक्यूल भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो एडहेसिव फोर्स होगा, नीचे कोहेसिव फोर्स है, तो इस वाले पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। जबकि ये वाले मॉलिक्यूल पर चारों ओर से एक जैसे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इसलिए नेट फोर्स क्या आएगा? 0। इस पर 0 नहीं होगा। और जो हाल इस मॉलिक्यूल का है, ऐसे जितने भी यहाँ पर होंगे सरफेस पर, उन सभी मॉलिक्यूल का हाल एक जैसा होगा। ऑल द मॉलिक्यूल्स लाइंग एट द सरफेस, यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इस सरफेस पर, उन सब का हाल एक ही जैसा होगा सरफेस पर। ठीक है, तो नेट फोर्स जो ये वाला मॉलिक्यूल, ये बेटा पर्सनल चैटिंग के लिए नहीं है, ये मैसेज बॉक्स आप चैट कर रहे हो इसमें, ठीक है। आप इसमें दिया, आपको कुछ चैटिंग करनी है तो आप मुझे मैसेज करें। रिया टू एवरीवन ये आ रहा है, ब्रो एम टोटल इलास्टिसिटी 11 पेज में आया है, ठीक है। ये यहाँ पे आप क्लास में चैट मत करिए, जरूरी कोई बात है उसके लिए आप मैसेज करिए। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर ये जो एक मॉलिक्यूल है इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, जबकि इस पे 0 नहीं है। यही इस पे जो नेट फोर्स 0 नहीं आता, इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से क्या होता है, हर मॉलिक्यूल जो सरफेस है वो एक डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करता है।
अब आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे हम कई सारे लोग खड़े हुए हैं लाइन से और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हुए हैं, हाथ पकड़ के। अब पूरे कैमरे पे तो मैं नहीं नजर आऊंगा पूरा मेरा हाथ, लेकिन आप सोचो एक लाइन बना रहे ह्यूमन चेन टाइप की, और मुझे कोई पकड़ के ऐसे खींचना शुरू कर दे, आप आगे कैमरे की तरफ खींचना शुरू कर दे, तो मैं जब आगे जाऊंगा तो मेरे हाथों में ऐसे खिंचाव आने लगेगा इस तरह से, राइट। तो यही हाल इस मॉलिक्यूल का है, यहाँ सारे जितने भी मॉलिक्यूल है ऐसे खड़े हुए हैं एक दूसरे को कस के पकड़े हुए, ये सारे मॉलिक्यूल। और लास्ट वाला मॉलिक्यूल जो होगा ना यहाँ पे कंटेनर की बाउंड्री पे इस जगह पे होगा, वो मॉलिक्यूल कंटेनर की वजह से एक एडहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सोचिए मैं यहाँ इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे साथ में काफी सारे यहाँ बच्चे खड़े हुए एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े हुए, और लास्ट वाला बच्चा जो है वो दीवार को पकड़ लेता है और इधर वाला बच्चा दीवार को पकड़ लेता है, और कोई मुझे खींचे ऐसे नीचे की तरफ, मान लो हम पानी के सरफेस में, पानी के मॉलिक्यूल हमको खींच रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे सबके हाथों में एक तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, और हम ऐसे आगे की तरफ जाने लगेंगे। लेकिन लास्ट में मान के चलिए दीवार में पकड़ने के लिए कुछ सपोर्ट है, तो दीवार में पकड़ने के लिए सपोर्ट होगा तो वो क्या करेगा, उससे एक सपोर्ट मिल जाएगा, तो हमारे सब हाथों में खिंचाव आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, लेकिन नीचे आगे हमें कोई खींच नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई खींच रहे, हल्का सा खींचा तो उसकी वजह से क्या आ गया, हाथों में एक तनाव, एक टेंशन आ गया। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो इसकी वजह से सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ये सब एक खिंचाव, एक तनाव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो सरफेस है, फ्री सरफेस ऊपर का, वो सरफेस एक कैसी मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। जो सरफेस है लिक्विड का, वो एक खिंचाव महसूस करेगा नीचे, लिक्विड के मॉलिक्यूल की वजह से डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेगा, एंड दिस विल गिव राइज अ टेंशन इन द सरफेस फिल्म। This will give rise tension in the surface film, due to which यहाँ पूरी फिल्म क्या होगी, पूरा फिल्म एक खिंचाव तनाव में होगी। दिस गिव राइज टू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन का कारण क्या है। नेट फोर्स ऑन ए मॉलिक्यूल 1 इज 0 इस वाले में, जबकि नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल 2 इज नॉट 0, ठीक है। ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स at the surface, all the molecules at the surface experience, all the molecules at the surface experience a downward pull, डाउनवर्ड पुल, नीचे की तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, डाउनवर्ड पुल, ड्यू टू विच द सरफेस ऑफ लिक्विड, surface of liquid, surface of liquid is stressed, surface of the liquid is stressed, and this give rise to surface tension। दिस गिव राइज टू सरफेस टेंशन, इसकी वजह से क्या आता है, सरफेस टेंशन आता है। आप ये नोट कर लें, फिर हम आगे फॉर्मूले पर आएंगे। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि सरफेस टेंशन का कारण क्या है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली सरफेस टेंशन is defined as mathematically surface tension is defined as force per unit length, force per unit length mathematically of an imaginary line वो समझाऊंगा मैं थोड़ा सा, इतने से काम चल सकता है वैसे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल में हम लिख लेते हैं। ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस। शॉर्ट रखना है, अगर आपको शॉर्ट रखना है तो इतना ध्यान रखिए कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और अगर डिटेल में समझना है तो ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस, लिक्विड के सरफेस पे कोई भी इमेजिनरी लाइन हम खींच दें तो उस लाइन पर जो मॉलिक्यूल होंगे, अभी इस फिगर से समझाता हूं, फिगर से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये कंटेनर है और कंटेनर में ये एक लिक्विड का सरफेस है, कंटेनर में एक लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड का सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस पे एक लाइन हमने खींच दी, ये कोई भी लाइन इमेजिनरी, कोई कितनी भी लेंथ की होगी चलेगा, ठीक है। ये लाइन खींच दी, इसी लाइन की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन है ये, इमेजिनरी लाइन। अब इस लाइन पे कुछ मॉलिक्यूल होंगे, काफी सारे होंगे बल्कि, और अगर आप देखो तो साइड वाइज ये लाइन लिक्विड का सरफेस है, ये फ्री सरफेस, और इस लिक्विड के सरफेस पर ये लाइन मैंने जो खींची है, इस लाइन पे ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल दोनों तरफ से इधर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे दोनों साइड से, और इधर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको डायग्राम समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फिगर को देख लेना, अभी क्या है यहाँ पर, ये लाइन है, लिक्विड का सरफेस ये है, ठीक है, ये लाइन है, तो इस लाइन पे मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे इन मॉलिक्यूल को इधर वाली लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर वाले वो अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ऐसे ऐसे इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल है इनको मेरी तरफ ऐसे करके खींच रहे होंगे, तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो सवाल ये है कि यहाँ पे फिर फोर्स कौन सा है, तो एक साइड का फोर्स लेना है आपको। जैसे इस लाइन पे मॉलिक्यूल को इधर वाले जो खींच रहे हैं उनका फोर्स एफ है, उनका फोर्स एफ है, और इस लाइन की जो लेंथ है दैट इज एल। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कौन सा फोर्स, तो ये जो इमेजिनरी लाइन खींची है इस पर जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल को लिक्विड के एक तरफ के जो मॉलिक्यूल खींच रहे हैं वो वाला फोर्स, क्योंकि दोनों साइड के तो कैंसिल कर देंगे। लिक्विड के सरफेस पे लाइन ऐसे है, ऐसे समझो ये लाइन है, तो लाइन को इधर खींच रहे होंगे मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे उनको इधर वाला लिक्विड के मॉलिक्यूल खींच रहे होंगे, इधर वाले भी खींच रहे होंगे, तो वो दोनों कट जाएंगे, तो फिर तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो फिर सवाल ये कि कैसे लें, तो जैसे ये लाइन है तो इसके इस तरफ का किसी एक साइड का या आइदर लेफ्ट और राइट का जो मॉलिक्यूल खींच रहे हैं वो फोर्स डिवाइडेड बाय इस लाइन की लेंथ, ये जो वैल्यू आती है ये कांस्टेंट आती है। अब आपने कहा कि अगर लाइन की लेंथ हम बड़ा कर दें, तो अगर आप लाइन की लेंथ बढ़ाओगे तो ये फोर्स भी बढ़ जाता है, ये वाला कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अगर लाइन छोटी लोगे तो ये आपको अगर नजर आ रहे हो तो 1 2 3 4 मॉलिक्यूल होंगे इतनी सी लाइन पे, तो लाइन की लेंथ अगर छोटी लेंगे तो फोर्स भी छोटा हो जाएगा। और अगर बड़ी लाइन लोगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल दिखाए मैंने फिलहाल समझाने के लिए, तो 7 मॉलिक्यूल को कवर करने वाली लाइन बड़ी और फोर्स भी बड़ा, सो दैट दिस रेशियो F/L रिमेन कांस्टेंट।
ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है और गिवन लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन मैं एस से लिख रहा हूं, कुछ किताबों में टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ किताबों में टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं एस से लिख रहा हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हालांकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल जिनसे आप सरफेस टेंशन को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लिख लो पहले। हो गया। नाउ फॉर अ गिवन लिक्विड, फॉर अ गिवन लिक्विड सरफेस टेंशन, शॉर्ट में लिख दिया, सरफेस टेंशन रिमेन कांस्टेंट, however however it is affected by some external factors, एक्सटर्नल फैक्टर। मैं रिपीट कर देता हूं, राइटिंग समझ में आए तो, फॉर अ गिवन लिक्विड सरफेस टेंशन रिमेन कांस्टेंट, however it is affected by some external factors like temperature and impurities, some external factors like temperature and impurities। ठीक है, इसमें पहला है टेम्परेचर। ठीक है, लाइक टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज। इसमें टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस लीनियरली with increase in temperature, increase in temperature। ठीक है, as s equals to s naught 1 minus alpha delta t, s equals to s naught, s equals to s naught 1 minus alpha delta t, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ऊपर का मैं रब कर देता हूं, यहां का अब इसमें ये जानना जरूरी है, s इक्वल्स टू s नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे s क्या है, s नॉट क्या है, और अल्फा क्या है, और डेल्टा टी क्या है इस फॉर्मूले में। तो s है सरफेस टेंशन एट t डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सरफेस टेंशन एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, और ये चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है,
आप अगर ध्यान से देखें तो ये लीनियर रिलेशन है, और लीनियर रिलेशन में आप अगर इसको देखेंगे तो इस तरह से लिख सकते थे, एस नॉट माइनस एस नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टेम्परेचर टी के साथ जो ग्राफ होता है एस का, वो डिक्रीजिंग होगा इस तरह से। ये वैल्यू एस नॉट है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये पहला केस हो गया। इसका एक एग्जांपल देता हूं। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का क्या मतलब है? जैसे आप कपड़े साफ करते हैं, मान के चलिए, ठीक है। कपड़े अगर साफ करते हैं तो ठंडे पानी से ज्यादा अच्छे गर्म पानी में होते हैं। गर्म पानी में कई बार कपड़ों में दाग वगैरह लग जाता है। हालांकि आपने सुना होगा दाग अच्छे हैं, पर फिर भी आपको वो अच्छे दाग भी हटाने होते होंगे ना। तो गुनगुने पानी में या गर्म पानी में धो तो वो अच्छे से निकल जाते हैं। निकलते हैं कि नहीं? ठीक है। उसका कारण यही है, सरफेस टेंशन जो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है, पानी की सरफेस टेंशन कम हो गई। इसका मतलब ये है कि पानी रेसों के अंदर, कपड़े के जो रेसे होते हैं ना, उसके अंदर डीपली पेनिट्रेट कर पाएगा। सरफेस टेंशन कम होने से अंदर तक चला जाएगा और उसको मैल मिट्टी गंदगी को कपड़े से बाहर निकाल लेगा। ठीक है। ऐसे ही इम्प्योरिटीज का फर्क पड़ता है। हालांकि इम्प्योरिटीज में दो केस बनते हैं। इम्प्योरिटीज मिलाने पर सरफेस टेंशन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो फिर बढ़ता कब है और घटता कब है, ये जानना जरूरी है। ठीक है। तो ये आप बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है, जगह कम है, तो हम इसी में मैनेज करेंगे। तो दूसरा है इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज में दो केस हम बनाने वाले हैं, पहला केस और दूसरा केस। ठीक है। ये नीचे का नोट कर लिया हो, ये ग्राफ बनाना चाहो ये ग्राफ बना सकते हो। एस नॉट था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम होता है। इम्प्योरिटीज फर्स्ट। इम्प्योरिटीज फर्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज का क्या होगा, तो दो तरह का है। ऑन एडिशन ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल, और चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ऑन एडिशन ऑफ कंप्लीटली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, नमक पानी में मिला दो, ठीक है, खारा पानी हो जाएगा, NaCl इन वाटर। या सॉल्ट्स, सल्फेट और कार्बोनेट्स, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे मे बी, सरफेस सॉरी सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह पानी में होता है ना। सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स इन वाटर, ये पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं। तो अगर इनको मिलाया जाता है तो पानी हार्ड हो जाता है। आपने सुना भी होगा हार्ड वाटर में, ठीक है, खारे पानी में या हार्ड वाटर में कपड़े अच्छे साफ नहीं होते। उसका कारण यही है कि सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अगर किसी जगह का पानी खारा हो या उसमें ये सॉल्ट्स हो, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स, सल्फेट्स, तो वो पानी कपड़ों के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। दूसरी तरफ सेकंड, ऑन एडिशन ऑफ partially soluble, partially soluble, on addition of partially soluble impurities, partially soluble impurities surface tension क्या करता है, decreases, surface tension decreases।
On addition of partially soluble impurities, surface tension decreases. Example, detergent in water. डिटर्जेंट पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कपड़े साफ करने हो तो डिटर्जेंट या साबुन हम मिला देते हैं, उससे क्या होता है, पानी की सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है, पानी की सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, डिटर्जेंट मिलाने से पानी की सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है। और आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, आजकल बड़े बड़े ब्रांड, सर्फ एक्सल है या हेंको हो गया, या और कौन कौन से आते हैं ब्रांड, है एरियल है, आपने टीवी पे देखा होगा कि उसमें जूम करके, ऐसा होता नहीं है, मतलब उसमें दिखा देंगे कोई सर्फ का मॉलिक्यूल है, कार्टून बना हुआ आदमी जैसा आएगा और वो पानी के रेसे के अंदर जाएगा और मैल को 2-3 बार खींचेगा और निकाल देगा, ऐसा ऐड वगैरह देखा होगा। रियल में तो ऐसा नहीं होगा कि वो पानी का मॉलिक्यूल कोई आदमी जैसा होगा, जाएगा और निकाल लाएगा, बट यस कि वो डीपली पेनिट्रेट करेगा। रे से भी जूम करके दिखा देते, मोटे मोटे स्वेटर वगैरह दिखा देंगे और उसमें दिखाएंगे कि लोकल वाला ब्रांड से कलर फेड हो गया, गंदा का गंदा रह गया और सर्फ एक्सेल से एकदम साफ हो गया, ऐसा दिखाते हैं। बट होता क्या है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज कर देता है ये। कोई भी डिटर्जेंट नॉर्मल के कंपैरिजन में डिटर्जेंट अगर आप मिलाओगे तो वो डीपली पेनिट्रेट करेगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और उसको मैल मिट्टी को उसमें से निकाल देगा। और फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर आप ये करें कि डिटर्जेंट गर्म पानी में मिला दें, गर्म पानी में, तो और अच्छा होता है। आपने देखा हो कई बार आजकल तो वॉशिंग मशीन में ऑप्शन आने लगे, वॉशिंग मशीन में भी ऑप्शन आने लगे, गर्म पानी का ऑप्शन होता है। आप पानी को अंदर गर्म कर देगा, डिटर्जेंट भी ऑटोमेटिक मिक्स कर देता है और वो कपड़े ज्यादा अच्छे साफ होंगे। नेचुरल सी बात है, क्योंकि सरफेस टेंशन टेम्परेचर से कम होता है बढ़ाने से, और डिटर्जेंट भी ऐड कर देंगे तो और कम हो जाएगा, तो कपड़े ज्यादा अच्छे साफ होंगे। ठीक है, तो ये दो हैं, इसमें आपको ध्यान रखना, एक तो कंप्लीटली सॉल्युबल, इससे सरफेस टेंशन बढ़ता है, और अगर ये पार्शियली सॉल्युबल होता है तो क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। एक सेकंड में हाँ भाई, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, तो फिर अब इसके बाद देखिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। न्यूमेरिकल्स किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो एग्जांपल्स, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम जो ले रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कई बार पानी के सरफेस पे कोई हल्का सा, कोई तिनका या कोई बहुत हल्का, कोई लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी या बहुत हल्का कोई मतलब होना चाहिए, तो पानी के सरफेस पे वो फ्लोट कर जाता है। बहुत भारी नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत हल्का तिनका टाइप का, लंबा सा हो, पानी के सरफेस पे फ्लोट कर जाता है। ठीक है, या प्लास्टिक का कोई रेसा टाइप का हो, प्लास्टिक का
तो वो पानी के सरफेस पे डूबता नहीं, तैरता है। ठीक है, तो इसको लेके क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये पानी का कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें ये, ठीक है, तो ये सरफेस क्या कर देगा, सिंक कर जाएगा। इस तरह से सरफेस सिंक कर जाएगा, यानी कि ये पानी का लेवल ये था, जब आपने इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, तो वो लेवल डाउन हो जाता है ऐसे करके। तो अब ये जो लेवल डाउन होगा, ये कितना डाउन होगा, ठीक है, ये कितना डाउन होगा, y, ये पूछा जाएगा। अब ये सामने से आप जो ड्रॉप, एक डॉट टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये डॉट नहीं है एक्चुअली, ऐसा है एक वायर टाइप का जिसकी लेंथ l है। सामने से आप देखोगे तो आपको ये डॉट जैसा नजर आ रहा है। तो ये आप ऐसे मान लो, ये एक नीडल है, ऐसे लिख देता हूं, नीडल ऑफ लेंथ l, नीडल ऑफ लेंथ l। आपसे पूछा जाएगा ये डिप्रेशन कितना होगा, y, फाइंड डिप्रेशन y, ठीक है। यानी जो सरफेस ऐसा था हॉरिजॉन्टल, वो ऐसे सिंक कर गया, इस तरह से, ऐसे था, वो ऐसे सिंक कर गया, तो कितना नीचे चला गया, ये कितना डाउन चला गया, ये आपको बताना है, राइट। अब इसे निकालने के लिए आपको थोड़ा सा चीजों पे गौर करना होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये है, तो इसमें आप ऐसे समझो, आप कोई चादर को तान लो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कोई चादर है, कपड़ा है, उसे तान लिया, और उस पर मैं ऐसे इसको अगर डाल देता, तो इसके नीचे नीचे ऐसे गड्ढा सा हो जाएगा, इस तरह से, ऐसे अगर दिख रहा होता आपको, इस तरह से, राइट। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि ये यहाँ से सरफेस टेंशन लगेगा, इस तरह से। मेरी उंगलियां है ना, इन उंगलियों को आप फोर्स मान लो, ऐसे करके फोर्स लग रहा होगा, और ऐसे ही इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इस तरह से। तो एक फोर्स तो इधर आ जाएगा और एक फोर्स इधर आ जाएगा। ये जो फोर्स आएगा उसको मैं यहाँ पे फिगर में समझाता हूँ कि ये नीडल है, इस तरह से, ऐसे नीडल है, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर नीडल के दोनों ओर, एक इधर और एक इधर। ये थोड़ा सा बोर्ड पे आपको क्लियर शायद ना हो, लेकिन मैं इधर जो समझा रहा हूँ, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ऐसे करके फोर्स इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, और बीच में ये नीडल ऐसे बैलेंस होगा, ऐसे बैलेंस होगा, अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में, इस तरफ और इस तरफ जो फोर्स आ रहे होंगे, तो ये आ जाएगा S इंटू एल फोर्स। एक तरफ वाला फोर्स S इंटू एल, एल इसकी लेंथ हो गई, और इसी तरह से दूसरी तरफ जो है ये भी S इंटू एल, ये फोर्स आ गया। इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ये नीडल को सामने से देखोगे, सामने से, तो ऐसे दिखाई देगा डॉट। तो एक फोर्स तो इधर आ गया और दूसरा फोर्स इधर आ गया, ये आपका S इंटू एल और ये भी S इंटू एल वर्टिकल से। ये एंगल थीटा है मान लो, ये एंगल भी थीटा है। ये जो सारे फोर्स है ना इधर वाले, वो यहाँ आगे SL, और जो दूसरी तरफ है ये वाले, वो इधर आगे SL। अब क्या हो रहा है कि जो नीडल है ऑफ लेंथ L एंड मास M, और ये लिक्विड का सरफेस टेंशन S दिया है। नीडल का लेंथ L है, मास M है, लिक्विड का सरफेस टेंशन S है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका जो वेट है ना नीचे mg, उस mg को ये जो सरफेस टेंशन है ये, और ये इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा cos, और इसका भी आ जाएगा cos। आपने मेरी बात समझी हो? फिर से देखो, SL का कंपोनेंट cos और SL का कंपोनेंट cos, और जो साइन आएगा इधर और जो साइन आएगा इधर, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे अपोजिट में। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ये आपका 2SL cos थीटा, 2SL cos थीटा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2SL cos थीटा इक्वल्स टू mg। तो यहां से आपको cos थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया, एंड दैट इज mg अपॉन 2SL। अगर आपसे ये वाला एंगल पूछता, ये वाला एंगल पूछता थीटा, तो वो आपके पास आ चुका है। अगर पूछे तो थीटा क्वेश्चन में दिया होगा फिगर में। तो अब अगर cos थीटा में ये एंगल ना पूछ के ये y पूछ रहा है आपसे,
ये y। एक चीज की और इसमें आपको जो जरूरत पड़ेगी वो है कंटेनर का डायमीटर। तो कंटेनर का जो डायमीटर है इसे हटा देता हूं मैं। ये मान लो कंटेनर का जो डायमीटर है, या मैं कहूं कंटेनर की जो रेडियस है वो r और r है। ठीक है, ये भी जरूरत पड़ेगी, ये सब दिया होगा क्वेश्चन में आपको। एक तो ये आ गया आंसर, लेकिन अगर ये आंसर नहीं दिया है तो फिर आप क्या करेंगे, तो इसमें देखिए ये आपका y है और ये वाला आपका r है, तो ये वाली साइड आप निकाल पाएंगे। ये r है ये y है, तो दिस इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप समझे हो शायद मेरी बात को। ये एंगल थीटा है, ये y है जो निकालना है हमको, y लेंथ में थीटा में निकालना है, तो ये आ गया। और ये r है इसकी रेडियस, तो इसका डायमीटर 2r हो जाएगा। तो ये वाली जो लेंथ आएगी दैट इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से जो cos थीटा आएगा ना, cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा y अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, y अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में, और ये बराबर हो जाएगा mg अपॉन 2SL, mg अपॉन 2SL के बराबर हो जाएगा। अब अगर आपको y ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके पलट लेंगे। आपको जैसे मैंने बताया ना, अभी डायरेक्ट तो नहीं आएगा, इसको स्क्वायर कर लो, और स्क्वायर करने से ये क्या होगा, देखो ये हट जाएगा, ठीक है, और इधर m स्क्वायर g स्क्वायर और यहाँ पे 4s स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। और इसे उल्टा कर लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वल टू 4s स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर g स्क्वायर। अब जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी होगी, लेकिन मेन पार्ट था यहाँ तक, उसके बाद पूरा मैथमेटिक्स है, वही मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आर स्क्वायर अपॉन टाइम खत्म हो रहा है हमारा थोड़ी देर में, तो ये आ जाएगा, फिर से ज्वाइन करेंगे, क्लास का टाइम 8 बजे तक का है। तो 4s स्क्वायर एल स्क्वायर और इधर m स्क्वायर जी स्क्वायर, ये जो 1 है ना इसे आप इधर ले जाओ, और जब इधर ले जाएंगे 1 को इधर ले गया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस m स्क्वायर और जी स्क्वायर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, अब क्या करना है, इसको पलटना है, क्योंकि y ऊपर लाना है, y ही तो निकालना है, y पलटना है, r को आप नीचे ले आएंगे, y को पलट देंगे, तो y जब ऊपर आ जाएगा r नीचे आ जाएगा, और पलटने के बाद m स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4s स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर जी स्क्वायर y स्क्वायर था, तो इसे अंडर रूट में ले लेंगे, ठीक है। एक अच्छा खासा थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो गई, लेकिन आपको जो मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ तक अगर पूछता है ना एंगल थीटा, तो बस इतने में ही खत्म हो गया क्वेश्चन। बाकी आप आगे देखेंगे, इसमें मैथमेटिक्स ही था, मैंने क्या कर दिया, कॉस थीटा की वैल्यू वहां से रख दी, वाई स्क्वायर अपॉन दिस अंडर रूट में था तो इसको स्क्वायर कर लिया, ये भी स्क्वायर हो गया ये वाला टर्म,